रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोहित अपनी माँ अंजनी के साथ हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर की बात सुनकर अपने सर को पकड़ते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मुझे छोड़कर चला गया। नहीं, ये सब झूठ है। मैं इस हॉस्पिटल पर केस कर दूंगा। अरे जब मेरी बीवी गिरी ही नहीं, उसको कोई चोट लगी ही नहीं, तो ये लोग उसका मिसकैरेज कैसे बता सकते हैं? रोहित बेटा, संभाल खुद को। भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? कितने खुश थे हम। मेरा छोटा सा परिवार जिसमें कितने समय बाद खुशियाँ आई थी, क्यों उजाड़ दिया? रोहित की माँ अंजनी रोते हुए अपने पुराने वक्त को याद करती है, जब वो अपने बेटे के लिए लड़की देखने गई थी। अंजनी अपने बेटे रोहित के साथ संजना नाम की लड़की के घर जाती है, जहाँ उसके माता पिता उनका स्वागत करते हैं। और फिर कुछ देर में संजना नाश्ते की ट्रे लेकर सबके आगे आती है और रोहित उसको देखकर ही उसे पसंद कर लेता है। दोनों के परिवार वाले उनकी शादी तय कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी पूरे विधि विधान के साथ करवा देती हैं। जिसके बाद अंजनी बड़े ही चाव से अपनी नई बहू संजना का स्वागत करती है और फिर दोनों पति पत्नी अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। गुजरते वक्त के साथ संजना अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। ये देखकर अंजनी बहुत खुश होती है और अपनी बहू से बोलती है, बहू, तूने तो सच में मेरे बेटे और इस घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया, लेकिन एक कमी अभी भी खलती है। वो क्या माँ जी? बहू, मुझे दादी बना दे। रोहित की शादी के बाद मेरी यही पहली इच्छा थी कि जल्दी से अपने पोते या पोती का मुंह देखकर चैन की सांस ले सकूं। क्या माँ जी, आप भी ना? संजना शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है। रोहित अपनी पत्नी को हर खुशी देता है, लेकिन शादी के 9 महीने गुजर चुके थे, पर अभी भी संजना की गोद नहीं भरी थी, जिसके लिए वो परेशान होकर अपने पति से बोलती है, रोहित, हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी मेरी गोद नहीं भर रही है। माँ जी मुझसे कितनी उम्मीदें लगाई बैठी हैं। रोज रोज उनका ये उतरा सा चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। भले वो मुझसे कुछ कहती नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो अंदर ही अंदर कितना तड़प रही है अपने पोते पोतियों को खिलाने के लिए। अरे संजना, तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो? अरे अभी हमारी शादी को समय ही कितना हुआ है और तुम इतनी टेंशन मत लो। समय आने पर माँ की इच्छा जरूर पूरी होगी। रोहित की बात से संजना को हौसला मिलता है और वो सब कुछ भूलकर अपने रोज के कामों में लग जाती है। एक सुबह अंजनी की पड़ोसन सरला उनके घर आकर बोलती है, अंजनी बहन, कैसी हो? बहू आने के बाद से तो तुम दिखती ही नहीं हो। घर रहकर बहू की सेवा का आनंद उठा रही हो ना? अरे सरला बहन, बहू मिली ही इतनी गुणवान है कि उसके घर में रहते घर से बाहर जाने का मन ही नहीं करता। सरला अंजनी से बातें कर ही रही होती है कि तभी संजना उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है, जिसके बाद वो ट्रे टेबल पर रखकर वापस चली जाती है। तभी सरला बोलती है, अंजनी बहन, बहू तो सच में बहुत सुंदर है। एक बात तो बताओ, गोद वोद भरी बहू की या नहीं? अरे अभी कहाँ, शादी को समय ही कितना हुआ है। फिर भी बहन, वो विमला जी की बहू ने तो 3 महीने में खुशखबरी दे दी थी, लेकिन शर्मा जी की बहू के 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। थक हार के शर्मा जी ने अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी। क्या? अरे पर ये तो गलत है। बहू लाए थे या बच्चा पैदा करने की मशीन, जो बच्चा ना देने पर बहू ही बदल दी? लानत है ऐसी सोच वालों पर। पर अंजनी बहन, जब घर में लंबे समय तक बच्चे की किलकारी नहीं सुनाई दे, तो हर माँ बाप यही करते हैं। सरला और अंजनी की बातें रसोई में खड़ी संजना सुन रही थी, जो अपने मन में भी ये डर बैठा लेती है कि अगर उसकी गोद ना भरी तो उसकी सास कहीं रोहित की भी दूसरी शादी ना करवा दे। समय गुजरता है और एक सुबह जब सभी नाश्ता करने बैठे होते हैं, तो अचानक संजना की तबीयत खराब हो जाती है और उसको उल्टियाँ होने लगती है। ये देखकर अंजनी बोलती है, बेटा, लगता है घर में खुशखबरी आने वाली है। रोहित संजना को उसकी एक दोस्त डॉक्टर रिया के पास लेके जाता है, जहाँ ये पता चलता है कि संजना माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर अंजनी बहुत खुश होती है और रोहित तो पूरे क्लिनिक में मिठाई बांटता है। जिसके बाद दोनों माँ बेटे संजना को घर लेकर आते हैं, जहाँ अंजनी बोलती है, बहू, तूने तो मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी। कैसे शुक्रिया अदा करूँ मैं तेरा? माँ जी,
आप जैसी सास देकर भगवान ने तो पहले ही मेरी झोली खुशियों से भर दी थी, तो भला मैं आपको ये छोटी सी खुशी नहीं दे सकती? अच्छा, अब आप दोनों सास बहू का ये प्यार खत्म हो गया हो तो मेरी भी बात सुनो। संजना, अब तुमको अपना अच्छे से ख्याल रखना है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे या माँ को बोल देना, और समय पर खाना खाना और दवाइयाँ लेनी है। कोई लापरवाही मत दिखाना। अरे बस, मैं हूँ इसके साथ। मैंने तुझे पाला है, मेरे सामने तो इसको ज्ञान दे रहा है। वाह बेटा, बहुत बड़ा हो गया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि होने वाले बच्चे की दादी हैं उसका ख्याल रखने के लिए। रोहित और अंजनी अब संजना का बहुत ख्याल रखने लगे थे। उसको आधी रात को चॉकलेट खाने का मन करता तो रोहित कहीं से भी उसे वो ला कर देता। ऐसे ही उसकी सास भी उसको घर में अच्छे से अच्छा खाना बना कर देती। समय समय पर उसके पैरों की मालिश करती। देखते ही देखते संजना की प्रेगनेंसी के 7 महीने पूरे हो गए थे और एक दिन वो सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। तभी रोहित समय रहते उसे बचा लेता है, लेकिन झटका लगने के कारण वो बेहोश हो जाती है और दोनों माँ बेटे उसे रिया के क्लिनिक लेके जाते हैं, जहाँ रिया उनको संजना का चेकअप करके बताती है। आई एम सॉरी रोहित, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाई। संजना का मिसकैरेज हो गया। माँ कहाँ खो गई? रोना बंद करो माँ। और सुनो, मुझे लगता है यहाँ कोई साजिश चल रही है। ऐसे कैसे ये लोग मेरे बच्चे को मरा हुआ बोल सकते हैं? बेटा, सच को अपना ले। कोई क्यों तेरे बच्चे को जान कर मारेगा? कभी कभी छोटे हाथ से भी बड़ी दुर्घटना कर देते हैं। नहीं, मैं नहीं मान सकता। रुको, मैं अभी रिया से बात करके आता हूँ। रोहित रिया से अपने सवालों का जवाब लेने अंदर जा ही रहा होता है कि उसके कानों में संजना की आवाज आती है जो रिया से बोलती है। रिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार, तूने मेरा साथ दिया। अब कम से कम मेरी सासू माँ को ये तो नहीं लगेगा कि मैं माँ नहीं बन सकती और वो रोहित की दूसरी शादी नहीं करवाएंगी। संजना, वैसे मुझे तेरी सास ऐसी नहीं लगती जो तेरे माँ ना बनने पर अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देती। फिर भी मैंने तेरे कहने पर तेरी इस झूठी प्रेगनेंसी में तेरा साथ दिया और आज तेरे झूठे मिसकैरेज की खबर दी। ये सुनकर तो रोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस बच्चे के मरने का वो अफसोस कर रहा था, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। वो संजना के धोखे को सबके सामने लाना चाहता था। इसीलिए क्लिनिक से डिस्चार्ज करवाकर जब दोनों माँ बेटे उसे घर लेकर आते हैं, तब रोहित घर आते ही जोर जोर से तालियां बजाकर संजना से बोलता है। तो मेरी प्यारी बीवी संजना, कैसा लग रहा है तुमको मेरे बच्चे को मारकर? ये आप क्या कह रहे हैं रोहित जी? वो मेरा भी बच्चा था, माँ थी मैं उसकी। आपसे ज्यादा दुख मुझे है उसके जाने का। हाँ रोहित, ये क्या कह रहा है? अरे इसमें बहू का क्या कसूर? तू उस पर क्यों अपनी नाराजगी दिखा रहा है? अरे माँ, आपकी ये बहू 1 नंबर की झूठी मक्कार चालसाज है। ये कोई मावा नहीं बनने वाली थी। इसने हमारी भावनाओं का मजाक बनाया है। बस 1 नंबर की झूठी है ये, और वैसी ही झूठी थी इसकी प्रेगनेंसी। अंजनी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है, जिसके बाद रोहित उसे क्लिनिक का सारा सच बताता है। अपनी बहू के हाथों इतना बड़ा धोखा खाकर वो टूट जाती है। जिस बहू को हमेशा उसने सराखों पर रखा, उसने आज इतना बड़ा धोखा क्यों दिया, ये जानने के लिए वो उससे बोलती है। क्या कमी रह गई थी बहू मेरे प्यार में? मैंने तुझे कभी ताने मारे या कोई जुल्म किया? अरे एक ही इच्छा थी, वो भी दादी बनने की। उसके लिए भी मैंने कभी तेरे पर जोर नहीं डाला, पर फिर भी तुझे इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या नौबत आ गई? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन आपकी और सरला आंटी की बातें सुनकर मैं बहुत डर गई थी कि कहीं आप सच में रोहित जी की दूसरी शादी ना करवा दें। इसलिए मैंने ये झूठा ड्रामा किया ताकि मिसकैरेज के बाद मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए, ताकि मैं आपको सच में खुशखबरी दे सकूं। संजना की बात सुनकर अंजनी समझ जाती है कि उसने ये सब सिर्फ एक डर के कारण किया, इसीलिए वो उसे माफ कर देती है। साथ ही रोहित को भी कुछ समय लगता है संभलने के लिए, लेकिन वो भी संजना को माफ कर देता है, जिसके थोड़े समय बाद उनकी जिंदगी वापस पहले जैसी हो जाती है। और अब की बार संजना सच में माँ बनके उनके परिवार को ये खुशी भी दे देती है। लतिका अपनी फ्रेंड ज्योति के साथ कॉलेज से लौट रही होती है, तभी उसे एक कैंडी की शॉप दिखाई देती है और वो वहीं रुक जाती है। तभी ज्योति उससे बोलती है। ओए, इतनी गौर से क्या देख रही है? कुछ नहीं यार, बस मुझे इस कैंडी की शॉप को देखकर अपने बचपन की याद आ गई।
तुझे याद है बचपन में हम कितनी कैंडीज खाया करते थे और मेरी सबसे फेवरेट तो थी लॉलीपॉप। याद कैसे नहीं होगा, तेरे इस लॉलीपॉप खाने के चक्कर में हम रोज घर पर लेट जो पहुंचते थे। सच में यार, बचपन में एक अलग ही सुकून होता था कैंडी खाने का। चलना ज्योति, आज बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। तू भी ना, कब तेरा क्या खाने का जी कर जाए कुछ नहीं पता होता। चल ठीक है। इतना कहकर दोनों कैंडीज की शॉप में जाते हैं और वहाँ से लॉलीपॉप लेकर खाने लगती हैं और साथ ही लतिका कुछ एक्स्ट्रा लॉलीपॉप खरीदकर अपने बैग में भी रख लेती है, जिसके बाद वो लोग लॉलीपॉप खाते हुए घर चली जाती हैं। लतिका को ऐसे लॉलीपॉप चूसते हुए घर आता देखकर उसकी माँ संध्या बोलती है, अरे लतिका, ये क्या खाते खाते आ रही है तू? अरे ये लॉलीपॉप है माँ, बहुत दिनों बाद खा रही हूँ आज। लो आप भी ट्राई करो, मेरे पास और भी है। अरे अब तेरी कोई उम्र है लॉलीपॉप खाने की? ये तो बचपन में खाया करते थे। चल फेंक इसे। पागल हो क्या माँ आप? आपको पता है ना मुझे ये कितने पसंद है बचपन से ही। हाँ, अब तेरा बचपन गुजर चुका है, अब तो बड़ी हो चुकी है। चल छोड़ इसे और खाना खा ले। हाँ आ रही हूँ, खत्म करने दो। इतना कहते हुए वो अपनी कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अब लतिका की जबान को लॉलीपॉप खाने का चस्का लग जाता है और वो अपने खाली समय में भी लॉलीपॉप ही चूसती रहती। ऐसे ही एक दिन वो अपने कॉलेज के बाहर की कैंडी शॉप से अलग अलग फ्लेवर्स की लॉलीपॉप खरीदकर चूसते हुए घर जा रही थी। तभी सामने से फोन पर बात करता हुआ आ रहा विक्की उससे टकरा जाता है, जिसके कारण लतिका के सारे लॉलीपॉप जाकर नाली में गिरती है। और ये देखकर लतिका गुस्से से आग बबूला होकर विक्की की तरफ देखते हुए बोलती है, ओ शिट, ओ अकल के अंधे, जरा देखकर नहीं चल सकते थे क्या? क्या बता रही थी? मेरी सारी लॉलीपॉप का विसर्जन करवा दिया नाली में। अरे 5 रुपए की लॉलीपॉप कैंडी ही तो थी ना, कौन सा 40 वाली डेयरी मिल्क थी जो इतना चिल्ला रही हो? अरे 5 वाली लॉलीपॉप भी तुम्हारे 40 रुपए वाले डेयरी मिल्क से ज्यादा मैटर करती है, समझे तुम? अरे मैंने कितने अलग अलग फ्लेवर के लॉलीपॉप खरीदी थी, तुम्हारी वजह से सारी बर्बाद हो गई। वो उसे सुनाई जा रही होती है और विक्की लतिका को बोलते हुए प्यार से देख रहा होता है। उसे ऐसे चुपचाप लतिका को देखकर लतिका बोलती है, अरे मिस्टर, मैं कोई भजन नहीं सुना रही जो तुम मजे लेकर आराम से सुनते ही जा रहे हो। तो और करूं भी क्या? किसी लड़की को पहली बार लॉलीपॉप के लिए ऐसे लड़ता देख रहा हूँ। यहाँ मेरी सारी लॉलीपॉप का सत्यानाश हो गया और तुम हो के मजे से आंखें सेक रहे हो। अरे आदमी हो या पजामा? इतना कहकर वो उसे धक्के मारते हुए वहाँ से चली जाती है और विक्की अब भी उसे प्यार भरी नजरों से देखता ही रहता है। ऐसे ही अगले दिन जब लतिका अपनी क्लासरूम में जाती है तो वो देखती है कि उसकी सीट पर एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा है और जब वो उसे खोल के देखती है तो उसमें एक बड़ा सा जार होता है जिसमें बहुत सारी फ्लेवर्स की अलग अलग लॉलीपॉप होती है। जार के ढक्कन पर स्माइली के साथ सॉरी लिखा होता है, जिसे देखकर लतिका की आंखें चमक जाती है और तभी विक्की भी वहाँ आता है और लतिका बोलती है, अच्छा अब तुम मुझे ये गिफ्ट देकर कल के लिए सॉरी कहना चाहते हो, है ना? हाँ, अब ये तो मुझे करना ही था, वरना कल का तुम्हारा गुस्सा आज की प्यारी सी स्माइल में कैसे बदलता। क्यों, सही कहा ना? वाओ, तुमने मुझे ये लॉलीपॉप गिफ्ट करके ना बहुत खुश कर दिया। बताओ बदले में मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारी दोस्ती, और तुम चाहो तो मुझे अपना नंबर भी दे सकती हो। विक्की की बातें सुनकर लतिका के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान आ जाती है, जिसके बाद दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और कुछ ही दिनों में एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। ऐसे ही एक दिन लतिका पार्क में लॉलीपॉप चूसते हुए विक्की का इंतजार कर रही होती है और विक्की आकर बोलता है, लतिका, जब देखो लॉलीपॉप ही चूसती रहती हो, इसकी जगह कभी कुछ खा पी भी लिया करो। तुम भी ना मेरे लॉलीपॉप के पीछे पड़े हुए हो, भूल गए कि तुम्ही ने मुझे उसका कितना बड़ा जार गिफ्ट में दिया था। हाँ, पर मुझे क्या पता था कि उसके बाद तुम इतनी भारी मात्रा में लॉलीपॉप का सेवन करने लगोगी। कुछ कहा तुमने? हाँ, वो मैं कह रहा था कि मैंने अपनी माँ को तुम्हारे बारे में बता दिया है और वो तुमसे मिलना चाहती हैं। क्यों ना इस खुशी के मौके पर कुछ मीठा हो जाए। चलो हम ये स्ट्रॉबेरी वाला लॉलीपॉप खाते हैं। जिसके बाद वो विक्की को भी लॉलीपॉप दे देती है और ना चाहते हुए भी
विक्की लॉलीपॉप खाने लगता है और ऐसे ही समय बीतता है और विक्की अपनी माँ केतकी को लेकर लतिका के घर रिश्ता लेकर जाता है और तभी लतिका लॉलीपॉप चूसते हुए सबके सामने आती है और उसे देखकर केतकी बोलती है, अरे बहन जी, लगता है ये आपकी छोटी बेटी है। हम जिसे देखने आए थे उसे भी तो बुलाइए। बहन जी, ये लतिका ही है, मेरी बेटी, जिसके लिए आप यहाँ आई हैं। मेरी और कोई बेटी नहीं है। अच्छा, तो लगता है अभी ये अपने बचपन में ही जी रही है। देखो तो कैसे लॉलीपॉप चूस रही है। आंटी जी, भला लॉलीपॉप सिर्फ बच्चे खा सकते हैं? ऐसा कहीं लिखा तो नहीं हुआ इसके रैपर पर। ये लीजिए, एक बार आप भी खाकर देखिए, इसका खट्टा मीठा स्वाद ना आपको दीवाना बना देगा। देख बेटा, मुझे अपने घर में बहू चाहिए जो मेरे ना रहते हुए जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल सके, ना कि किसी बच्ची की तरह सारा दिन लॉलीपॉप लेकर इधर उधर मटकती रहे। देख विकी, जब तक ये लड़की अपना लॉलीपॉप चूसने का बचपना नहीं छोड़ देती, तब तक मैं इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। अगर ये लॉलीपॉप खाना छोड़ दे तो मैं अपने फैसले को बदलने की सोच सकती हूँ। इतना कहकर वो विक्की का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन लतिका की लॉलीपॉप चूसने की आदत जाने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे ही एक दिन लतिका और विक्की आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी लतिका अपने बैग से लॉलीपॉप निकालकर चूसने लगती है, जिसके बाद विक्की गुस्से में बोलता है, यार लतिका, हद हो गई है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे लॉलीपॉप खाने की वजह से ही माँ ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, और फिर भी तुम अपनी इस आदत को छोड़ नहीं रही हो। यार चिल्लाना बंद करो। आजकल वैसे ही मेरे सर में बहुत दर्द रहता है और ऊपर से भूख भी बहुत लगती है, और तुम अपना ही राग गाए जा रहे हो। मुझे शांति से लॉलीपॉप खाने दो। सॉरी बाबा, ठीक है, तुम्हारे सर में दर्द है तो तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ क्लिनिक। जिसके बाद वो दोनों पास में ही एक क्लिनिक पे जाते हैं और डॉक्टर लतिका को अलग रूम में ले जाकर उसका चेकअप करती है और कुछ देर बाद वो बाहर आकर विक्की से बोलती है, देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है। इनका शुगर लेवल थोड़ा बढ़ गया है, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ा हेडेक हो रहा था। डॉक्टर की बात सुनकर उसके दिमाग में लतिका के लॉलीपॉप खाने की आदत से राहत पाने का आइडिया आता है और वो डॉक्टर से लतिका से एक झूठ बोलने को कहता है और डॉक्टर भी विक्की की बात मानकर लतिका के आने पर उससे बोलती है, देखिए मिस लतिका, आपके सर दर्द और बहुत भूख लगने का रीजन है कि आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इतनी कम उम्र में शुगर का इतना बढ़ जाना इट्स रियली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। इसलिए अब से कोई भी मीठी चीज खाना बहुत डेंजरस हो सकता है। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप मीठी चीजों से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। क्या? नहीं डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इतना मीठा भी नहीं खाती। अच्छा, और वो जो सारा दिन तुम लॉलीपॉप कैंडी चूसती रहती हो, उसमें क्या इमली का पानी मिला होता है? ये सब उसी के कारण से हुआ है, और ये मैं नहीं, डॉक्टर बोल रही हैं, समझी? अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूंगी। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, मैं इस लॉलीपॉप की तरफ देखूंगी भी नहीं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और विक्की भी मन ही मन बहुत खुश होता है। एक तो उसका आइडिया काम जो कर गया था, और घर जाकर लतिका अपनी सारी लॉलीपॉप को उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक देती है और वो धीरे धीरे लॉलीपॉप खाना बिल्कुल छोड़ देती है। जिसके बाद विक्की और लतिका की धूमधाम से शादी होती है और दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। एक सुनसान जगह पर बने हुए घर में से पुलिस नमिता नाम की एक लड़की को हथकड़ियां लगाए हुए लेकर जा रही होती है। हर तरफ अफरा तफरी मची होती है। पुलिस उसको अपने साथ जीप में बिठा लेती है। नमिता का एक हफ्ते से जीवन नाम के लड़के से मिलना जुलना चल रहा होता है। ऐसे ही एक दिन नमिता किचन में पकोड़े बना रही होती है। तभी उसके फोन पर जीवन का कॉल आता है और वो एक हाथ से पकोड़े तल रही होती है तो दूसरे हाथ से फोन कान पर लगाकर जीवन से बोलती है, हाँ बोलो। कहाँ हो और क्या कर रही हो? अरे यार किचन में हूँ, पकौड़े बना रही हूँ। अच्छा यार, ठंड में पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ ये तो है। अच्छा सुनो। सुनाओ, क्या हुआ? अरे यार, कब बुलाओगी अपने कंबल में? मतलब? यार ठंड का टाइम भी है और इस टाइम पे कंबल में मंगल करने को जी चाहता है। ओहो, शादी तो हो जाने दो, फिर उसके बाद मंगल करना हो या बुध, कुछ भी कर लेना। शादी के बाद तो सब करते हैं, हम कुछ नया करेंगे। नया तो क्या है,
चीज तो वही है, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग टाइम से पहले कर लेते हैं और कुछ टाइम के बाद। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। तब तो और भी अच्छा है कि तुम्हें पता है सब। ऐसे ही दोनों रात भर बातें करते रहते हैं। एक दिन दोनों एक पार्क में मिलते हैं, जहाँ नमिता जीवन के कंधे पर अपना सर रखकर उससे बोलती है। जीवन, क्या पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? नहीं यार, कोई नहीं थी। मेरी पहली भी तुम हो और आखिरी भी तुम ही हो। अच्छा, आई लव यू यार। आई लव यू टू मेरी जान। ऐसे ही कुछ दिन बाद नमिता जीवन को रात के समय एक घर में ले जाती है और जीवन उससे बोलता है। अरे बाबू, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? वो क्या है ना कि आज मेरा बड़ा दिल कर रहा है तुम्हारे साथ कंबल में मंगल करने का। अच्छा जी। हाँ जीवन, आज मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगी ना कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। जीवन नमिता की कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी नमिता उससे बोलती है। अरे कंबल में तो चलो, फिर जो करना है वो करते हैं। हाँ हाँ। अच्छा रुको, मैं कुछ पीने को लेकर आती हूँ। नमिता जीवन के लिए जूस लेकर आती है और उसे जूस पिलाती है। जूस पीने के बाद जीवन नशे में हो जाता है और वहीं बेड पर गिर जाता है। नमिता अपने 2 आदमियों को कॉल करके बुलाती है और जीवन को कंबल में लपेटकर मुंह दबाकर उसे तड़पा तड़पा कर मार देती है, जिसके बाद वो उसकी लाश को ठिकाने पे लगवा देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन नमिता अपने कमरे में जाती है और उसके कमरे की दीवार पे जीवन की फोटो के आगे क्रॉस बना होता है और ठीक जीवन की फोटो के बगल में एक महेश नाम के लड़के का फोटो होता है, जिस पर नमिता क्रॉस का निशान लगाते हुए बोलती है। एक एक से बदला लूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद नमिता महेश के पास कॉल करती है और उससे बातचीत करना शुरू कर देती है, जिसके बाद दोनों आए दिन एक दूसरे से मिलने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। नमिता महेश को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है और ऐसे ही एक दिन नमिता महेश से बोलती है। क्या कर रहे हो महेश? तुम्हें याद मेरी जान? वाह, फोन मैंने किया, याद तुम कर रहे हो। सही है। अरे फोन तुम करो या मैं, बात एक ही है। अच्छा जी। हाँ यार, चलो ना मिलते हैं। हाँ हाँ मिलेंगे, वो भी एक खास जगह पे। अच्छा ठीक है, तुम जहाँ बोलोगी मैं वहाँ आ जाऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दूंगी, कल तुम मुझे वहीं मिलना। अगली रात को नमिता महेश को भी उसी घर में लेकर जाती है, जहाँ जाने के बाद महेश उससे बोलता है। क्या बात है, इस ठंड में इतनी सुनसान जगह लेकर आई हो? तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। हाँ हाँ, इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे। आज तुम्हारी लाइफ का सबसे स्पेशल डे जो है। अच्छा, तो कर दो ना स्पेशल जल्दी से। हाँ, थोड़ा सब्र करो डार्लिंग, बहुत मजा आने वाला है। आओ फिर। कंबल में मंगल करना है आज तो। और कितना इंतजार करवाओगी यार? तुम चलो बेड पर, मैं आती हूँ। महेश बेड पर जाता है और थोड़ी देर बाद नमिता आती है और महेश को कंबल उड़ा देती है, जिसके बाद नमिता के 2 आदमी वहाँ आते हैं, जो कि महेश को कंबल में लपेटकर तड़पा तड़पा कर मार देते हैं। उसको मारने के बाद उसकी बॉडी को किसी सुनसान जगह पर ठिकाने लगा देते हैं। ऐसे ही अगले दिन नमिता अपने घर जाकर अपने कमरे में खूब रोती है। ऐसे ही अगले दिन नमिता फिर से नवीन नाम के लड़के का मर्डर करने का प्लान बनाती है और उसको भी उसी घर में ले जाकर कंबल में लपेटकर अपने आदमियों के साथ मिलकर जान से मारने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पुलिस आती है। एक सुनसान जगह पर बना घर, जिसमें से पुलिस नमिता नाम की एक लड़की को हथकड़ियां लगाते हुए ले जा रही होती है। हर तरफ अफरा तफरी मची होती है। पुलिस उसको अपने साथ जीप में बिठा लेती है। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस नमिता से सवाल करती है और बोलती है, इतने मर्डर करने के पीछे क्या कारण था? कारण जानकर क्या करोगे, मुझे जो करना था मैंने कर लिया। चुपचाप जो पूछा है ना उसका जवाब दे। मन ने नमिता अपनी बड़ी बहन जिया के साथ रहा करती थी। बचपन से ही उनके सर पर माता पिता का साया नहीं था। नमिता और जिया दोनों ही कंपनी में काम करके अपने घर का पालन पोषण किया करती थी। ऐसे ही एक दिन जिया ऑफिस से घर आ रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक नवीन नाम का लड़का मिलता है, जो कि उसी की कंपनी में काम करता था। नवीन जिया से बोलता है, जिया, रात बहुत हो गई है, अगर तुम्हें सही लगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं।
नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे यार, मैं कोई अनजान नहीं हूँ, तुम्हारे ऑफिस में ही काम करता हूँ। ठीक है फिर। ठीक है, बैठो। ऐसे ही अब नवीन और जिया दोनों साथ में आया जाया करते। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जिया अपनी बड़ी बहन नमिता को अपनी हर बात शेयर किया करती थी, और तो और वो उसे नवीन के बारे में भी बताती है। ऐसे ही एक दिन नवीन से फोन पर बातें कर रही होती है, तभी वहाँ नमिता आती है और वो अपनी बहन से बोलती है, दीदी क्या बोल रही थी तुम, कंबल में मंगल? ओह, अब तूने सुन लिया? यार तू तो जानती है नवीन को, अब वो मुझे अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने को कह रहे हैं। मतलब शादी के लिए? थोड़ा सा आगे यार। दीदी मैं पहले ही समझा दूं आपको, इन लड़कों से ना दूर रहा करो। हम गरीब लड़कियों को बस ये टिश्यू पेपर समझते हैं, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। यार मेरा नवीन ऐसा नहीं है। जो भी है दीदी, इन पर अंधा यकीन करना बड़ा बेकार है। ऐसे ही कुछ दिन बाद नवीन जिया को अपने फार्म हाउस पर लेकर जाता है, जहां उसके पहले से ही कुछ दोस्त मौजूद थे, महेश, जीवन और नवीन। जहां वो लोग जिया को जबरदस्ती नशा देकर उसके साथ जबरदस्ती करके उसे कंबल में लपेटकर तड़पा तड़पा कर मार देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। किसी तरह वहां पुलिस आती है। ये खबर सुनकर नमिता का बुरा हाल हो जाता है। ओ, तो इसलिए मारा तन्ने उसे? क्योंकि आपका कानून कुछ कर नहीं सका, इसीलिए मैंने कानून को अपने हाथों में ले लिया। मानते हैं जो तेरे गाल हुआ वो गलत था, पर जो तूने करा वो भी गलत था, और कानून तन्ने इस चीज की सजा जरूर देगा, क्योंकि जो तन्ने करा है ना वो कानून की नजर में सही ना है। मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है, बल्कि अब जाकर तो मेरे दिल को सुकून मिला है। इस तरह पुलिस नमिता को गिरफ्तार करके ले जाती है, साथ ही नवीन को भी अरेस्ट कर लेती है और उसे बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।